मानव वन्यजीव संघर्ष पर सीएम धामी का सख्त एक्शन, बोले तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही। जाम खुलवाने पर पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प, वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी तक पहुंचा मामला। हरिद्वार के घाट पर हंगामा, पालतू कुत्ते को गंगा में नहलाती नजर आई एक महिला। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज, ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। नैनीताल जिले में मानव वन्यजीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 10 दिनों में यहां बाघ और गुलदार के हमले में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिससे जनता दहशत में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं विपक्ष ने सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए हैं। नहीं, ये हमारे लिए बहुत गंभीरता का विषय है और इसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदारी तय की जाएगी और आगे इस प्रकार की घटनाएं कम से कम हो, बिल्कुल ना हो, इस दिशा में पूरा हमारा प्रयास है, क्योंकि सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम सभी प्रकार से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अफसोसजनक है, सरकार इसके लिए गंभीर नहीं है। आपको याद होगा, मैंने वन विभाग के मुख्यालय में पिछले साल एक प्रदर्शन किया, क्योंकि भालू ने उधर गढ़वाल के एक इलाके में एक ही 2-3 गांवों के बीच 80-90 घटनाएं कर दी थी और हमने प्रदर्शन किया और एक बंदूक खिलौना प्लास्टिक का हमने लहराया कि भाई सरकार खबरदार, अगर तुमने इन जंगली जानवरों को नहीं रोका तो कहीं लोग हथियार न उठाने लगे। उन्होंने मेरे को आतंकवादी बना दिया कि आतंकवादी। सरकार जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है उसको आतंकवादी बना देते हैं। पत्रकारों को क्या क्या शब्दों से नवाजने लगते हैं। आम लोग जो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं उनको तानाशाही से दबा देते हैं। तो ये इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं वन्य जीवों की कि सरकार को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। मैंने तो मुफ्त में सरकार को राय दी थी कि भाई इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका शॉर्ट टाइम इफेक्टिव, जो कम समय में रिजल्ट दे, वो यही है कि उनकी संख्या पर कंट्रोल किया जाए, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जाए, गांव वालों को उसके लिए सचेत किया जाए, हर गांव में 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को इस काम पे लगाया जाए। शॉर्ट टर्म ये है। लॉन्ग टर्म ये है कि जंगलों की और रिहायशी इलाकों की बॉर्डर बनाई जाए, अलग अलग हो, ताकि इंसानों का जंगल में जाना कम हो और जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना कम हो। ये किया जा सकता है। लेकिन ये जो दूसरी स्कीम है, ये सिर्फ उत्तराखंड के बस की नहीं है। इसके लिए बहुत पैसा लगना है और भारत सरकार से इसमें मदद ली जानी चाहिए। अब डबल इंजन है, काहे के लिए वो डबल इंजन? मुझे तो लगता है कि वो इंजन इसलिए है कि एक वो ऊपर को खींच रहा है, एक नीचे को खींच रहा है, बस इसी काम में लगे हुए दोनों इंजन। उत्तराखंड के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय सेवा संघ में करोड़ों के घोटाले का आरोप लग रहा है। डॉक्टर कपिल शर्मा की शिकायत के बाद ये मामला मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल तक पहुंच गया है। आरोप है कि साल 2015 से 2025 के बीच संघ के खाते में जमा करोड़ों की राशि का कोई ऑडिट नहीं हुआ। साथ ही भवन निर्माण के नाम पर सदस्यों से करीब 2.5 करोड़ रुपए वसूले गए, जिसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। संगठन 2011 से चल रहा है, आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारियों का संगठन है और इसमें वर्ष 2022 में, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर के एस नपच्याल थे, उस समय संघ भवन के निर्माण के लिए प्रत्येक सदस्य से 50,000 रुपये की मांग की गई, जिसको सभी सदस्यों ने लगभग, मेरी जानकारी के अनुसार सब सदस्यों ने दिया था। कुछ लोग पहले मांग की गई कि ये कैश दिया जाए, लेकिन मैंने जो है इसके लिए मना कर दिया और मैंने इसको ऑनलाइन भेजा था। काफ़ी सदस्यों से बात करने के बाद ये मालूम हुआ कि लगभग इसमें 500 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, तो 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास इकट्ठा हुआ था ये। उसके बाद लंबा समय बीतने के बाद जब हम लोगों को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली, तो हम लोगों के द्वारा कई बार संघ के पदाधिकारियों से मौखिक रूप से पूछा गया कि इसमें इस प्रकरण में क्या हुआ है, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो जो है कंट्रीब्यूशन को वापस किया जाए। लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं मिला और जब हमने लिखित जवाब मांगा तो लिखित जवाब पर भी कोई उत्तर अभी तक संघ से नहीं मिला है। संघ से मेरे द्वारा लिखित रूप से शायद 29 नवंबर को पूछा गया था, लेकिन आज तक कोई जानकारी, इस पर कोई जांच भी नहीं बैठी है। इसकी कंप्लेंट हालांकि हमने सरकार में भी कर दी है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं मालूम पड़ी। अंदाजन 500 के आसपास लोगों ने। ये संघ भवन के निर्माण के लिए लिया गया था। हमको ये बताया गया था कि संघ भवन के निर्माण के लिए लिया गया। बाकी क्या बात हुई, हमारी बात केवल अध्यक्ष से हुई अपने जिले के।
ये भवन देहरादून में बनाने की बात थी। अब वो एग्जैक्टली तो जब बनता तभी मालूम पड़ता। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड। उत्तराखंड कांग्रेस में आज भारी उत्साह देखने को मिला। आज युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक ने सीनियर नेताओं की मौजूदगी में अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह ने नई टीम को जीत का मंत्र दिया। मैं सभी को बधाई देता हूं, जो भी नियुक्त हुए हैं युवा कांग्रेस के विभिन्न पदों पे, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम। मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे ये उम्मीद करता हूं, निश्चित रूप में वो भी अपना कर्तव्य समझते हैं कि इन पदों पर उनके सुशोभित होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी और सबको साथ लेकर चलेंगे। बहुत हैं मुद्दे, बहुत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुद्दों की कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारे प्रदेश का युवा पूर्ण रूप से प्रत्याशित है, पूर्ण रूप से छला गया है। हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ, हमारे प्रदेश की बहनों के साथ, बेटियों के साथ, हमारे प्रदेश के बुजुर्गों के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल हो जाते हैं इनको, इन 10 सालों में पूर्ण रूप से छलावा करने का काम किया है। ना तो हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल पाया, ना रोजगार के नए अवसर मिल पाए। हमारे प्रदेश का युवा पलायन करने पर मजबूर है। हमारे प्रदेश का युवा अगर किसी नौकरी की तैयारी करता है, अगर किसी पेपर की तैयारी करता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। जो सरकारी भर्तियां हैं, जो इनके हाथ में भर्तियां, उसमें लगातार धांधली आपको देखने को नजर आती है। तो मुद्दे तमाम हैं और इन सभी मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस प्रत्येक युवा के पास, प्रदेश के प्रत्येक युवा के पास जाएगी, प्रदेश के प्रत्येक जागरूक वर्ग के पास जाएगी और प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को जगाने का काम किया जाएगा ताकि हमारे प्रदेश की जनता को इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इन जुमलेबाजों की सरकार से राहत मिल सके, इन जुमलेबाजों की सरकार से छूट मिल सके। और निश्चित तौर पर 2027 में युवा कांग्रेस मजबूती के साथ, कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ समेत सभी परिसरों की लैब अब हाईटेक होने जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रयोगशालाओं के कायाकल्प की पूरी योजना तैयार कर ली है। जैसा मुझे हमारे वित्त अधिकारी महोदय ने आज अपडेट किया कि रिसर्च फैसिलिटीज के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, केमिकल के लिए शासन द्वारा हमको 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके लिए हम पिछले कई सालों से, 2-3 साल से प्रयासरत थे। मेरा ये मानना है विश्वविद्यालय खाली टीचिंग से ही सस्टेन नहीं कर सकता है। अगर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ना है तो विश्वविद्यालय को शिक्षण कार्य और शोध कार्य दोनों साथ साथ ही करने पड़ेंगे और साथ में खेलों को भी उतना ही महत्व है, डिसिप्लिन का भी उतना महत्व है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं भी एक बेसिकली अपने आप को शोधकर्ता ही मानता हूँ, तो मेरा ये मानना था कि बच्चों को रिसर्च के प्रति जो है थोड़ा और जागरूक करके उनको फैसिलिटीज दी जाए, जिससे क्या होगा कि बच्चों का फैसिलिटी मिलेगी तो बच्चों का रिसर्च की तरफ रुझान बढ़ेगा। और यहाँ पूरे उत्तराखंड में रिसर्च की अपार संभावनाएं हैं। जितनी संभावनाएं रिसर्च की हमारे यहाँ हैं, उतनी शायद ही किसी दुनिया के किसी देश में या किसी प्रदेश में होंगी। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले किसी एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में था, तो वहाँ एक वैज्ञानिक ने कहा कि आपका तो पूरा उत्तराखंड अपने आप में एक प्रयोगशाला है। तो हमारा उत्तराखंड को उन्होंने कहा प्रयोगशाला है, इसमें तो लैब बनाने की जरूरत ही नहीं है। हिमालयज आपके लिए बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, उसमें आपके बच्चों को शोध करना चाहिए। तो इसी को सोच ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की और जैसा मुझे हमारे वित्त अधिकारी ने आज प्रातः बताया कि वो धनराशि स्वीकृत हो गई है। जल्दी ही उपकरणों की खरीदारी करी जाएगी पारदर्शी तरीके से और सभी स्नातक छात्रों को, स्नातकोत्तर छात्रों को तथा शोध छात्रों को इससे बहुत फायदा होगा। अल्मोड़ा में आज गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हुई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ जिला व्यापार मंडल ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें जिलाध्यक्ष सुशील शाह के नेतृत्व में व्यापारियों ने सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। देख रहे हैं आपकी व्यापारियों के उत्पीड़न में ये सरकार हमेशा अग्रणी रही है। पहले भी कोरोना काल में भी इन्होंने व्यापारियों को राहत के नाम पे ब्याज दरों में छूट देंगे बोला था, बिजली के दरों में बिलों पे कटौती करेंगे बोला था, कहीं पर कोई नहीं किया। अभी कमर्शियल सिलेंडर में सीधे लगभग
लगभग 1000 रुपये बढ़ा दी गई है, जिससे आम व्यापारी में बहुत ज़्यादा इससे महंगाई की मार पड़ रही है और इसको हर किसी को झेलना पड़ेगा और इससे महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी। अगर इस बात को लेकर अगर इन्होंने आज इस मूल्य जो वृद्धि की है उसको वापस नहीं लिया गया तो इस आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। हरिद्वार के सर्वानंद घाट से एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक महिला अपने पालतू कुत्ते को गंगा में नहलाती नजर आई। जब वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने इसका विरोध किया और गंगा की मर्यादा का हवाला दिया तो महिला उल्टा उन्हीं पर बरस पड़ी। हालांकि विवाद बढ़ता देख परिजनों ने महिला को वहां से हटा लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर अब लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आस्था के केंद्र पर ऐसी हरकतों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। चूंकि गंगा साक्षात देवी है, वहां विभिन्न लोग अपनी आस्था के तहत अपने पूजा कर्म करते हैं। विभिन्न सनातन धर्मियों के पूजा कर्म में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कुत्ते को नहलाना, कुत्ते के को लेकर इस प्रकार की जबरदस्ती वहां लोगों के टोकने के बाद उनसे झगड़ा करना, ये इतनी बड़ी अनभिज्ञता है कि वो सनातन धर्म में होकर भी केवल और जीव के प्रति प्रेम की तो बात करते हैं, लेकिन उन सनातन धर्म की शास्त्रीय विषयों को नहीं जानते। ये बेवकूफ़ी है, ये जबरन, जिसे कहते हैं कि भावनात्मक होकर आस्था के प्रति गलत प्रकार की जानकारी होना, ऐसे ही लोग करते हैं जिसे अधूरा ज्ञान कहते हैं। उस कारण इस प्रकार के कृत्य लोग करते हैं। देहरादून के प्रेमनगर में पुलिस की सख्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें केरी गांव में जाम खुलवाने पहुंची पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला सीधे एसएसपी तक जा पहुंचा, जिसके बाद वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून ने तुरंत बड़ा एक्शन लिया है और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आज सायं थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि केहरी गांव के आसपास एक निजी शिक्षण संस्थान के बाहर और उसके आसपास के एरिया में जाम लगा हुआ है। जिस सूचना पर थाना प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची, वहां जाकर देखा कि गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और एक निजी शिक्षण संस्थान के गेट के बाहर आड़ी तिरछी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल प्रभाव से उन गाड़ियों को सही किया गया और ट्रैफिक को भी सुचारू करवाने का प्रयास किए गए और ये भी वहां देखा गया कि काफी संख्या में वहां में छात्र और छात्राएं गेट के बाहर इकट्ठा हो रखे थे। उनको भी पुलिस के द्वारा जो है समझाया गया और वहां से हटने के लिए उनको कहा गया। कुछ युवकों के द्वारा इसका पालन किया गया और वहां से वो चले गए, जिस कारण की यातायात व्यवस्था सुचारू करवाई गई। लेकिन एक दो युवकों के द्वारा इस पर आनाकानी की गई और पुलिस के साथ अनावश्यक रूप से बयानबाजी, अनावश्यक रूप से इसका विरोध किया गया। पुलिस को द्वारा उनको समझाया गया और जब वो नहीं माने तो पुलिस के द्वारा जो है हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। इस प्रकरण का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए उससे संबंधित जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से थाना प्रेमनगर से लाइन हाजिर कर दिया गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच एक राजपत्रित अधिकारी को सौंप दी गई है। पर्यटन सीजन को देखते हुए मसूरी नगर पालिका ने मॉल रोड पर ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब शाम 5 बजे के बाद मॉल रोड पर वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। हालांकि स्थानीय लोगों और छात्रों को पास के आधार पर सीमित छूट दी गई है। सीजन का टाइम शुरू हो गया है, आज 1 तारीख है और जिस तरीके का क्राउड आज पूरे शहर में है, उस क्राउड को देखते हुए मुझे लगता है कि आप यहाँ पे सिर्फ पालिका ही नहीं, पुलिस प्रशासन ही नहीं, लोकल लोगों की सहभागिता के माध्यम से भी हम इस क्राउड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आज 1 तारीख से जो पालिका प्रशासन ने एक नियम बनाया, एक तो 5 बजे के बाद किसी भी तरीके की आवाजाही गेट के अंदर नहीं होगी, दोनों गेटों के अंदर। दूसरा 6 बजे तक हम जो लोकल जो लोग जिनके घर माल रोड के अंदर है उनके लिए 6 बजे तक की छूट दी है। साथ ही जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज से गेट से लौट के आते हैं और मॉल रोड पे जिनका घर है वो अगर जॉब से बाहर लेट घर आ रहे हैं तो उनकी 1 टाइम एंट्री रखी गई है, तो 1 टाइम एंट्री कर सकते हैं। उत्तराखंड में भूमाफियाओं पर प्रशासन का चाबुक चलना शुरू हो गया है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लैंड फ्रॉड के 24 मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बता दें, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी से सामने आए 104 मामलों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। कमेटी आप सभी को पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है और खासकर गढ़वाल मंडल में जो हमारे 3 जिले हैं, देहरादून,
हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल, वहाँ पर लैंड फ्रॉड की काफ़ी शिकायतें आती हैं। पिछले 6 अप्रैल को हम लोगों ने इसकी बैठक की थी और ये तय किया गया था कि हम लोग हर 15 दिन में इसकी बैठक को करेंगे, लेकिन बीच में आपको पता है कोई VIP कार्यक्रम वगैरह आने की वजह से हालांकि अभी 1 माह नहीं हुआ है, 28वें दिन आज ये बैठक हुई है। कुल 104 प्रकरण आज सामने आए थे और उस 104 प्रकरण में से 24 मामलों में FIR दर्ज करने का आदेश हुआ है। तो अब तक का मुझे लगता है कि शायद इतना कभी भी आदेश नहीं हुआ है और ये सभी बड़े गंभीर प्रकरण हैं और इसका विधिवत परीक्षण करने के उपरांत इसमें पुलिस की ओर से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और साथ में DGC रेवेन्यू सभी के द्वारा इसका पूरा परीक्षण किया गया है। फाइलें खुद सब देखी गई हैं और पाया गया कि बड़ा क्लियर कट केस है फ्रॉड का। किसी के पास ज़मीन नहीं है, वो किसी को लैंड बेच दे रहा, लैंड बेचने के उपरांत खसरा कुछ दिखा रहा है, कहीं और दे रहा, भूमि उसके पास है 2 बीघे, वो बेच रहा है 4 बीघे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद 24 मामलों में आज FIR का आदेश किया गया है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 3 से 5 मई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश, बिजली कड़कने और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। खासकर 4 मई को देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल सहित 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि 5 मई को पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है। हालांकि 6 मई से ही मौसम में सुधार की उम्मीद जताई गई है। आज 2 मई हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 2 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। 3 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। 4 तारीख को उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर, मैदानी और पर्वतीय स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। 6 तारीख से एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा 1-2 दिन और 6, 7, 8 में मिलने की संभावना है। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।